हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.1 क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रश्न क्रमांक 1 का छठवां भाग। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमें जांच करना है, हल करके बताना है मतलब, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम द्विघात समीकरण को समझेंगे। देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण क्या है ये समझिए। तो बोलने से ही पता चलता है एक ऐसा समीकरण जिसकी घातों की अधिकतम संख्या 2 हो, यानी कि इस प्रकार का हो, a x का वर्ग धन b x धन c बराबर 0। इस प्रकार के समीकरण को हम, इस रूप के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए द्विघात समीकरण के उदाहरण लिखता हूं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए कि किस प्रकार के समीकरण द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि 7x का वर्ग धन 5x धन 8 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो x का वर्ग है इसका जो घात है अधिकतम 2 है। तो बोलने से ही पता चलता है द्विघात, घातों की संख्या 2 होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण है ये। तो इस तरह के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और कुछ द्विघात समीकरण लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि मैं x का वर्ग धन 5 बराबर 0, ये भी आपका एक द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद कर रहा हूँ अब आप द्विघात समीकरण को पहचान जाएंगे। एक और समीकरण लिख रहा हूँ जिसको आप पहचान के बताना मुझे। तो x धन 6 बराबर 0, बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों इसका आंसर नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का घात 2 नहीं है। इस तरह के समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये आपका रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x का घात 2 नहीं है। और बोलने से ही पता चलता है जिसका घात 2 हो वह, जिसका घात 2 हो यानी कि जिसका पावर 2 हो, किसका पावर? x का पावर, है ना। एक ऐसा समीकरण जिसमें x का पावर 2 हो यानी कि x का घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि आप रैखिक समीकरण में और द्विघात समीकरण में अंतर समझ पाओगे। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं और बताते हैं कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, x का वर्ग है तो x का वर्ग लिख लीजिए, धन 3x है तो धन 3x, धन 1 है तो धन 1 बराबर कोष्टक के अंदर x ऋण 2x का वर्ग, यानी कि इन दोनों का वर्ग है। अब यहाँ से क्या होगा, x का वर्ग है तो x का वर्ग, धन 3x है तो धन 3x, धन 1 है तो धन 1 बराबर। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं a का वर्ग, तो बराबर क्या होता है, a गुणित a होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, x ऋण 2 का वर्ग लिखा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x ऋण 2 गुणित x ऋण 2, इस तरह से लिख लीजिए। जैसे a का वर्ग था तो a गुणित a हो गया था, उसी प्रकार यहाँ पर x ऋण 2 का वर्ग है तो x ऋण 2 गुणित x ऋण 2, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया है, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब x का वर्ग है तो x का वर्ग, धन 3x है तो धन 3x, धन 1 है तो धन 1, फिर बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर देख सकते हो ये गुणा के रूप में है, तो यहाँ करेंगे हम क्या, गुणा। तो क्या होगा, सबसे पहले होगा x का गुणा x के साथ, और इसी x का गुणा होगा ऋण 2 के साथ, ठीक है। उसी प्रकार ये ऋण 2 का गुणा होगा x के साथ, और ये ऋण 2 का गुणा ये ऋण 2 के साथ भी होगा। तो चलिए गुणा करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये x का गुणा x के साथ करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर x का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो गुणा करते वक्त क्या होता है, उनका घात जुड़ जाता है। तो x के जो वर्ग होगा, घात जो होगा क्या आएगा, 2 आएगा, x का घात 2, जिसे हम पढ़ेंगे x का वर्ग। x का गुणा हुआ x के साथ तो x का वर्ग आ गया। अब क्या होगा, x का गुणा होगा किसके साथ, ऋण 2 के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पर ऋण में है 2 और ये x जो है धन में है, तो धन ऋण का ऋण 2x हो जाएगा। फिर गुणा हो गया किसका, 2 का x के साथ, तो ऋण 2x आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ आप समझ गए हो। अब क्या होगा, ये ऋण 2 का गुणा होगा x के साथ, क्योंकि x का गुणा x के साथ तो हो गया और x का गुणा ऋण 2 के साथ भी हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये ऋण 2 का गुणा x के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, ऋण 2x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ऋण 2 का गुणा तो x के साथ हो गया, लेकिन ऋण 2 का गुणा अब ऋण 2 के साथ होगा। तो ऋण ऋण का क्या होता है,
धन होता है। तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पर स्थान नहीं है। और 2 का गुणा होगा 2 के साथ तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इस तरह से धन 4 आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, x का वर्ग है तो x का वर्ग लिख लीजिए, धन 3x है तो धन 3x लिख लीजिए, धन 1 है तो धन 1 लिख लीजिए, फिर बराबर x का वर्ग है तो x का वर्ग लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऋण 2x और ऋण 2x, इन दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऋण ऋण का धन होता है। तो कितना आएगा, ऋण 4 आएगा, और x है तो x। इसके बाद ये धन 4 है तो धन 4। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप अच्छा से समझ गए हैं। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, x का वर्ग है तो x का वर्ग लिख लीजिए, धन 3x है तो धन 3x लिख लीजिए। ये x अच्छा से नहीं बना है, चलिए बन गया। अब उसके बाद धन 1 है तो धन 1, फिर यहाँ से ये आपका राइट पक्ष कहलाएगा। तो राइट पक्ष वालों को हम लेफ्ट पक्ष में ले आते हैं, तो इनका जो चिन्ह होगा बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण x का वर्ग, क्योंकि राइट पक्ष में है अभी धन, तो लेफ्ट में लाए तो ऋण हो गया, ऋण x का वर्ग। अब देख सकते हो ऋण 4x है तो ये हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा तो धन 4x हो जाएगा। उसके बाद ऋण 4 है तो सॉरी धन 4 है तो ये हो जाएगा ऋण 4। उसके बाद अब राइट पक्ष में, इस पक्ष में मतलब बराबर के इस साइड कुछ नहीं बच रहा है राइट पक्ष में, क्योंकि राइट पक्ष के जितने भी पत्ते उनको कहाँ ले आए हैं हम, लेफ्ट पक्ष में ले आए हैं। तो राइट पक्ष में कुछ नहीं बच रहा है तो बराबर शून्य मान लेते हैं। ठीक है, शून्य बच रहा है मतलब कुछ भी नहीं बच रहा है तो बराबर शून्य। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए हों। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये x का वर्ग है, सबसे पहले ये धन में है और यहाँ पर ये x का वर्ग ऋण में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में है इसलिए। ठीक है, एक ऋण में है और एक धन में है इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कट गए। बचा क्या, धन 3x का वर्ग बच गया। उसके बाद ये वाला धन 4x बच गया, x वालों को पास पास में लिखने इसलिए है ना। उसके बाद क्या बच गया, ये धन 1 बच गया और ऋण 4 बच गया। उसके बाद बराबर शून्य है तो बराबर शून्य। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर धन 3x है और धन 4x है, धनात्मक में है 3 भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो 7x आएगा, यहाँ पर आएगा 7x। धन 1 और ऋण 4, तो 4 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण 3 बचेगा। ऋण 3 क्यों बच रहा है, ऋण ही क्यों आ रहा है, मतलब माइनस में ही क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है 1 से और 4 में ऋण का चिन्ह है तो ऋण 3 ही आएगा। ठीक है, इसलिए ऋण 3 आ गया। अब यहाँ पे बराबर शून्य है तो बराबर शून्य। देखिए दोस्तों, हम हल करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। तो बताइए यह कौन सा समीकरण है, क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। मैं आपको पहले ही समझाया हूँ कि द्विघात समीकरण कैसे होते हैं। तो यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है ना। मैं बताया था कि जिसका घात 1 होता है उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ax का वर्ग धन bx, ax का वर्ग को अच्छा से बना लेते हैं यहाँ पर, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का नहीं है। अतः 7x ऋण 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक रैखिक समीकरण है ना। ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर x का जो घात है 2 नहीं है, इस रूप का नहीं है। x का वर्ग धन bx धन c के रूप का नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप रैखिक समीकरण को भी पहचान जाएंगे और द्विघात समीकरण को भी पहचान जाएंगे, और यह जो सवाल है आपको अच्छा से समझ में आया है। अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हो और मैं जो आपको पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मिलते हैं एक नए सवाल के साथ नए वीडियो में। थैंक